Your mic is mute. Good evening, Mita. Good evening. बेटा लास्ट क्लास में मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस किया था और ऑस्मोटिक प्रेशर के एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन के लिए सबसे अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर को बोलते हैं। मैंने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन के लिए बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। आपने लिख लिया है सब कुछ? यस सर। और जो दूसरे एप्लीकेशंस थे वो भी डिस्कस हो गया है एनसीईआरटी से। तो अब जरा आप एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करो। क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.12 पेज नंबर 57, 2.12 पेज नंबर 57, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 2.12। क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185,000 in 450 milliliter of water at 37 degree centigrade। तो आपको यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू पास्कल में निकालनी है। तो पहले तो क्या क्या गिवन है आप उसको नोट करो। आपको निकालना है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। गिवन क्या है? गिवन है अमाउंट ऑफ सल्यूट WA 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट 185,000, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 मिलीलीटर एंड टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 310 केल्विन। तो पाई वी इज इक्वल टू W/m इंटू RT, ठीक है। तो पाई निकालना है, तो पाई इज इक्वल टू WRT अपॉन MV। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो W वैल्यू है 1 ग्राम, R वैल्यू अभी हम लीटर एटमॉस्फेयर वाली पुट करते हैं जिससे पाई एटमॉस्फेयर में आएगा, फिर उसको पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 0.0821, टेम्परेचर गिवन है 310, मॉलिक्यूलर मास वैल्यू गिवन है 185,000, ठीक है। और वॉल्यूम गिवन है 450 मिलीलीटर, यानी कि इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.45 लीटर, 0.45 लीटर।
अब ये सॉल्व करके आपको ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी। जरा इसको सॉल्व करके बताओ कितना है। पॉइंट 0003। ये ठीक है भाई। यही आ रहा है। चलो, तो अगर इतना एटमॉस्फेयर आ गया तो पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो 3 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू पास्कल में मिल जाएगी। कितना आ गया ये? 30.96 पास्कल। अब जरा एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। 5% solution of cane sugar, a 5% solution of cane sugar, a 5% solution of cane sugar, a 5% solution of cane sugar, केन सुगर बेसिकली सुक्रोज को बोलते हैं, C12H22O11। A 5% solution of cane sugar is isotonic with is isotonic with is isotonic with 0.877% solution, 0.877% of solution of non-ionic non-ionic non-volatile solute, non-ionic non-volatile solute, non-ionic non-volatile solute. Find the molecular mass, find the molecular mass of unknown solute. Find the molecular mass of unknown solute.
अप्रोक्सीमेटली 60 सही है, 60 अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में बोला है 5% सोल्यूशन ऑफ केन सुगर C12H22O11 is isotonic with 0.877% solution of urea. Find the molecular weight of नहीं is isotonic with 0.877% non-ionic non-volatile solute. Find the molecular weight of unknown solute. तो यहाँ पे दोनों सोल्यूशन आइसोटोनिक है, तो आप बोलोगे फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन I1 is equal to I2। दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा तो C1 RT is equal to C2 RT, यानी कि C1 is equal to C2। अब C1 is equal to C2 है। अब बोल रहा है ये सोल्यूशन 5% सोल्यूशन है और ये 0.877% सोल्यूशन है। तो 5% का मतलब तो वैसे 5 ग्राम इन 100 ग्राम आप लोगे, ठीक है। 5% का मतलब 5 ग्राम इन 100 ग्राम, ठीक है। 5% का मतलब 5 ग्राम इन 100 ग्राम है। लेकिन यहाँ पे हम इसको अगर डाइल्यूट सोल्यूशन की तरह ट्रीट करें तो हम डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन को अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर करके हम ये बोल सकते हैं कि ये 5 ग्राम सोल्यूट का 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। हम इसको डाइल्यूट सोल्यूशन एज्यूम करके ये बोल सकते हैं कि इसका 5 ग्राम जो है वो 100 मिलीलीटर में डिसॉल्व होना चाहिए। तो अब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 5 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 342, ये नंबर ऑफ मोल हो गया इसका, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा 100 मिलीलीटर। अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 1000, तो ये मोलारिटी आ गई पहले सोल्यूशन की, इज इक्वल टू 0.877 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट जो आपको पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इंटू 1000। तो ये C1 इज इक्वल टू C2 से ही आ जाएगा। तो 1000 100 ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5 अपॉन 342 इज इक्वल टू 0.877 बाई m। m को अगर हम निकाले तो m इज इक्वल टू 342 इंटू 0.877 डिवाइडेड बाई 5, ये अप्रोक्सीमेटली 60 आ जाता है। तो ये समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। At 300 Kelvin, two solutions of glucose. At 300 Kelvin, two solutions of glucose in water. At 300 Kelvin, two solutions of glucose in water of concentration 0.01 molar, 0.01 molar and 0.01 molar and 0.001 molar, 0.01 molar and 0.001 molar are separated by
are separated by semi-permeable membrane. Are separated by semi-permeable membrane. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. At 300 Kelvin, two solutions of glucose in water. Two solutions of glucose in water of concentration 0.01 molar and 0.001 molar. 0.01 molar and 0.001 molar are separated by semi-permeable membrane. अब आगे लिखो, pressure needs to be applied. Pressure needs to be applied. Pressure needs to be applied on which solution? Pressure needs to be applied on which solution to prevent osmosis? To prevent osmosis. Also calculate the magnitude of this applied pressure. Also calculate the magnitude of this applied pressure. To prevent osmosis. हाँ भाई, अक्षत बताओ. Point 0.01 molar solution and pressure is 0.02 atmosphere. ये तो सही है कि 0.01 मोलर सोल्यूशन साइड में अप्लाई करना है, लेकिन 0.02 एटमॉस्फेयर अप्लाई करना है, ये गलत. 0.22 एटमॉस्फेयर आर्यन बता रहे हैं, ये दिशांत ने भी बोला है, ये अप्रोक्सीमेटली सही है. तो आप यहाँ पे नोट कर लो. In order to stop the phenomena of osmosis, in order to stop the phenomena of osmosis, in order to stop the phenomena of osmosis, external pressure must be applied. External pressure must be applied. External pressure must be applied on more concentrated solution site. External pressure must be applied on more concentrated solution site. In order to stop the phenomena of osmosis,
external pressure must be applied on more concentrated solution side, that is 0.01 molar concentration, that is 0.01 molar concentration. अब बात आती है कि आप कितना प्रेशर अप्लाई करोगे। तो अब आप यहाँ पे देखो, मान लो इस साइड में प्रेशर है पाई 1 और इस साइड में प्रेशर है पाई 2। इधर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, उधर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है। तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड must be equal to पाई 1 minus पाई 2। दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उस ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस के बराबर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस के बराबर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड इज इक्वल टू पाई 1 माइनस पाई 2, यानी कि आप इसको लिख सकते हो C1 माइनस C2 इंटू RT, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 0.01 माइनस 0.001, तो यह आ जाएगा 0.009 multiplied by R 0.0821 multiplied by temperature 300 Kelvin, इतना एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई करना हो। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाता है भाई, 0.2217 एटमॉस्फेयर। जो आंसर मेरे पास लिखा हुआ है वो 0.2217 एटमॉस्फेयर। आया समझ में सबको? एक्सक्यूज मी सर। सर जो प्रेशर अप्लाई करा वही तो ऑस्मोटिक प्रेशर है। फिर से रिपीट करो। सर जैसे हमने प्रेशर अप्लाई किया 0.01 मोलर पे, तो वही तो ऑस्मोटिक प्रेशर होएगा, मतलब जो रोकेगा ऑस्मोसिस को। अच्छा भाई, अच्छा। अरे 0.01 मोलर, 0.01 मोलर जो सोल्यूशन है उसका अपना वेपर प्रेशर होगा। यस सर। 0.001 मोलर वाले का अपना वेपर प्रेशर होगा। यस सर। तो नेचुरल सी बात है कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए तो तुम्हें दोनों साइड का जो वेपर प्रेशर डिफरेंस है उसके बराबर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। यस। तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो 0.01 मोलर सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। जिस सेंस में बात करो, अगर हम उस सेंस में इसको देखें, ये 0.01 मोलर सोल्यूशन है, इसको प्योर सॉल्वेंट के साथ अगर सेपरेट करें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा। यस। और इसी तरीके से 0.001 मोलर सोल्यूशन को प्योर सॉल्वेंट के साथ अगर सेपरेट करें तो वहां पे आपको इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा। यस सर। उन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस के बराबर प्रेशर जब तुम अप्लाई करोगे मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड में, तो यहां पे ऑस्मोसिस रुकेगी। ओके सर। एक और क्वेश्चन लिखो। 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट ए, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट ए, 10 gram of solute A and 20 gram of solute B, 10 gram of solute A and 20 gram of solute B, ten gram of solute A and 20 gram of solute B, ये बोल रहा है, are both dissolved in 500 milliliter water, are both dissolved in 500 milliliter water, are both dissolved in 500 milliliter water.
आगे लिखो, द सोल्यूशन हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, द सोल्यूशन हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, द सोल्यूशन हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, the solution has the same osmotic pressure as the solution has same osmotic pressure as 6.67 gram of A, 6.67 gram of A and 30 gram of B and 30 gram of B dissolved in the same amount of water, dissolved in same amount of water, dissolved in same amount of water at the same temperature, at the same temperature, at the same temperature. Determine the ratio of molar masses of A and B. Determine the ratio of molar masses of A and B. बोलो भाई क्या आया? 0.33 is correct answer. 0.33 is correct answer. यहां पे बता रहे हैं कि दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। इसका मतलब है टेम्परेचर भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों का कंसंट्रेशन भी बराबर होगा। और एक बात और बोल रहे हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सेम है, एक तरीके से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर सेम है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि N1 is equal to N2। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस वजह से ऐसा बोल सकते हैं। N1 is equal to N2। N1 मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल यहाँ पे और N2 मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल यहाँ पे। तो फिर आप ये बोल सकते हो 10 अपॉन MA प्लस 20 अपॉन MB is equal to 6.67 upon MA plus
30/MB, ये बोल सकते हैं। इसका मतलब आ गया यहाँ से 3.33/MA is equal to 10/MB। तो MA/MB is equal to 0.333 या अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नोट करो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात आती है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन। तो पहले आप डिफिनीशन लिखो बॉइलिंग पॉइंट की। लिखो, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, boiling point is the temperature at which boiling point is the temperature at which boiling point is the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure, becomes equal to the atmospheric pressure. Boiling point is the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. आगे लिखो, पैरा चेंज करके लिखो, when non-volatile solute is added inside the pure solvent, when non-volatile solute is added inside the pure solvent, when non-volatile solute is added inside the pure solvent, then the vapor pressure of resulting solution decreases. Then the vapor pressure of resulting solution decreases. When non-volatile solute is added inside the pure solvent, then the vapor pressure of resulting solution decreases. ये बात आप पहले भी देख चुके हो। आगे लिखो, due to which boiling point of resulting solution increases. Due to which boiling point of resulting solution increases. अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। Due to which boiling point of resulting solution increases. अगले को, this phenomena is called elevation in boiling point. This phenomena is called elevation in boiling point. तो अब देखो, यहाँ पे हम ये इसकी एनालिसिस कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की एक कर्व के थ्रू, जिसको फेज डायग्राम भी बोलते हैं। पहले भी बताया हुआ है इसको, बट 11th में।
ठीक है, ये कर्व है। अब इसमें देखो, यहां पे एग्जिस्ट करता है सॉलिड, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है लिक्विड, इधर एग्जिस्ट करता है वेपर, और ये टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके आगे एग्जिस्ट करता है गैस, सॉलिड, लिक्विड, वेपर एंड गैस। अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करें, ये वाला पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। ये ट्रिपल पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे कर्व की लेवलिंग करते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, तो ये 1 to 2 जो कर्व है, कर्व फ्रॉम 1 to 2, यहाँ पे देखो इसके लेफ्ट साइड में सॉलिड और राइट साइड में वेपर है, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रहा है। इसी तरीके से 2 to 3, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व हो रहा है, तो इसको फ्यूजन कर्व बोलते हैं। फ्यूजन कर्व, फ्यूजन और मेल्टिंग कर्व। 2 to 4, यहाँ पे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व हो रहा है, तो इसको वेपराइजेशन कर्व बोलते हैं। वेपराइजेशन कर्व। और ये पॉइंट 2 जो है, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कर्व है ओवरऑल, इसको बोला जाता है, इस कर्व को फेज डायग्राम। फेज डायग्राम बोला। ये समझ में आ रहा है सबको, ये पूरा कर्व? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो, हमें यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की एनालिसिस करनी है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग डिफाइंड होता है, तो हमें वेपराइजेशन कर्व की एनालिसिस करनी है। तो अब मैं एक और कर्व ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये सबने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं सिर्फ वेपराइजेशन कर्व को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो कर्व है, मान लो ये वाला कर्व प्योर सॉल्वेंट के लिए, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए हमने कर्व ड्रॉ किया है। तो अगर हम सोल्यूशन के लिए कर्व को देखें, तो सोल्यूशन के लिए जो कर्व होगा, सोल्यूशन वाला कर्व, वो ऐसा होगा।
ये सोल्यूशन वाला कर्व है। अब देखो, अगर हम यहां पे जो प्रेशर है इसको हम बोल रहे हैं पी एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, वो टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। इस हिसाब से अगर देखें तो ये जो है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होना चाहिए। ये क्या है भाई? मेरे लिखना इसलिए जा फिर लिख ले हम। नहीं मैं तो गाना बनाऊंगी, अरे दिखा, कौन सी पढ़ाई हो रही है तेरी? तो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जिस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ रहा है, वो टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। शिखा, तुझे समझ में आ रहा है? तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर आप प्योर सॉल्वेंट भी इसको बोला जा सकता है, इसको आप पी नॉट भी बोल सकते हो, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब जरा देखो, इसी टेम्परेचर पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है? अगर टीबी नॉट टेम्परेचर पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर को कंसीडर किया जाए तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ये है पीएस, ठीक है। यस सर। तो अब आप ये देख सकते हो कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो क्या सोल्यूशन इस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा? नो सर। तो फिर बात आती है कि सोल्यूशन कहां बॉयल करेगा। तो सोल्यूशन कहां बॉयल करेगा ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी को एक्सटेंड करना है सोल्यूशन कर्व तक। ये सोल्यूशन कर्व को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब यहां से जो टेम्परेचर मिलेगा ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन होगा, क्योंकि इस टेम्परेचर पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो सोल्यूशन जो है वो बॉयल कर रहा होगा टीबी टेम्परेचर पे, जबकि प्योर सॉल्वेंट बॉयल कर रहा है टीबी नॉट टेम्परेचर पे। तो अब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है, ठीक है, इसी डिफरेंस को डेल्टा टीबी बोलते हैं। डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
और ये होगा हमेशा TB माइनस TB नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये आ रहा है समझ में सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो बात आती है कि अगर हम ये एज्यूम करके चलें, अगर हम ये एज्यूम करके चलें कि ये वाला जो पार्ट है कर्व का, ये पार्ट कर्व का जो है ये अप्रोक्सीमेटली लीनियर है, अगर हम यहां से यहां तक का जो वेरिएशन है अगर हम इसको लीनियर एज्यूम कर लें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लें, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि y इज प्रोपोर्शनल टू x, बोल सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो अब देखो यहां पे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, एज्यूमिंग लीनियर वेरिएशन in the curve, assuming linear variation in the curve, therefore P naught minus PS, P naught minus PS is directly proportional to delta TB. P naught minus PS is directly proportional to delta TB. ये बोल सकते हैं ना? यस सर। अब देखो, from relative lowering in vapor pressure, from relative lowering in vapor pressure, क्या लिखते हैं? P naught minus PS upon P naught is equal to WA MB upon WB MA। ये जूम करके चल रहा है कि सोल्यूशन ही बहुत डाइल्यूट है, यहाँ पे हम ये जूम करके चल रहे हैं कि सोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। ठीक है, तो सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तो फिर हम ये लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू WA MB अपॉन WB MA। ये सही है ना? यस यस सर। तो फिर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, अच्छा एक और बात, अगर सॉल्वेंट फिक्स है, ठीक है, अगर हम एक फिक्स सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट को अगर हमने फिक्स किया है तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास फिक्स होगा और सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है वो फिक्स होगा। मतलब MB और P नॉट कांस्टेंट होंगे अगर हम सॉल्वेंट को फिक्स रख रहे हैं। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। तो देखो अब यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, for a fixed solvent P naught and MB are constant. P naught and MB are constant. This implies P naught minus PS, P naught minus PS is equal to
पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू, एक बार जरा पीछे वाले पेज पे जाते हैं। तो मैंने बोला कि ये पी नॉट कांस्टेंट है और ये एम बी कांस्टेंट, ठीक है। तो पी नॉट और एम बी कांस्टेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू के टाइम्स डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू एम ए, ये लिख सकते हैं। या पी नॉट माइनस पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू एम ए, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, P naught minus PS is directly proportional to WA upon WB into MA, ये लिख सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब देखो, since P naught minus PS is directly proportional to delta TB, this implies delta TB is directly proportional to WA upon WB into MA, बोलो ये लिख सकते हैं? यस सर। Therefore delta TB is equal to proportionality constant K multiplied by WA upon WB into MA, लिख सकते हैं ना? यस सर। अब देखो, if WA upon MA is equal to 1 मोल, मतलब अगर सल्यूट का हमने 1 मोल लिया है, अगर हमने सल्यूट का 1 मोल लिया है, if WA upon MA is equal to 1 मोल and WB is equal to 1 किलोग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमने 1 किलोग्राम लिया है, if WA by MA is equal to 1 mole and WB is equal to 1 kilogram, then delta TB is equal to KB. तो डेल्टा TB किसके बराबर है? KB के बराबर है। KB को क्या बोलते हैं? KB is called मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। KB को हम क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ध्यान देना, WA अपॉन MA 1 मोल है और WB 1 किलोग्राम है, मतलब हमने सॉल्वेंट सोल्यूशन की मोलालिटी 1 मोल पर केजी ली है। सोल्यूशन की मोलालिटी 1 मोल पर केजी है, तो जब सोल्यूशन की मोलालिटी 1 मोल पर केजी है, तब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो KB है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट करें तो यहां से हमें मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज K इज इक्वल टू KB। जो हमने पीछे K लिखा था वो किसके बराबर है? KB के बराबर है। तो यहां से हमें मिल जाएगा देयरफॉर डेल्टा TB। अब अच्छा, एक बात और समझो कि अगर 1 मोलल सोल्यूशन है तो डेल्टा TB KB है, अगर 1 मोलल सोल्यूशन है तो डेल्टा TB किसके बराबर है? KB के बराबर है। तो अगर m मोलल सोल्यूशन को कंसीडर करें, m मोलल यानी कि m मोल पर केजी, तो डेल्टा TB क्या हो जाएगा? डेल्टा TB KB इंटू m के बराबर आएगा।
ठीक है बेटा। Yes, sir. 1 मोलल सोल्यूशन के लिए अगर डेल्टा टीबी केबी के बराबर है तो m मोलल सोल्यूशन के लिए डेल्टा टीबी केबी इंटू m के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे जो केबी है, केबी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट whose value depends only on the nature of solvent. But not upon the nature of solute. जो Kb वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है, सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। ये आपको याद रखना है कि अगर आपने सॉल्वेंट सेम रखा है डिफरेंट सोल्यूशन के लिए, सोल्यूट आप बदल रहे हो, तो Kb वैल्यू नहीं बदलेगी, Kb वैल्यू सेम रहेगी। Kb depends only on the nature of the solvent. It is independent from nature of solute. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक सेकंड, लास्ट इससे पिछली स्लाइड ओपन कर दो सर, वो पूरा नोट नहीं हुआ। हो गया सर। तो ये जो Kb है, Kb इज इक्वल टू R TB नॉट स्क्वायर MB। वैसे तो इसका डेरिवेशन भी है बट रिक्वायर्ड नहीं है आपके लिए। Kb is equal to R TB नॉट स्क्वायर MB अपॉन 1000 into delta H vaporization। ये Kb होता है R TB नॉट स्क्वायर MB अपॉन 1000 into delta H vaporization। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R TB नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 into latent heat of vaporization। latent heat of vaporization is equal to delta H vaporization upon MB। तो TB नॉट आपको पता ही है, TB नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TB नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, MB इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जितने भी टर्म्स अपीयर हो रहे हैं सब सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, इसलिए Kb वैल्यू सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी, सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगी। ये क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ये Yes, फॉर्मूला sir. भी आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में Kb वैल्यू नहीं देते, बल्कि ये TB नॉट बता देते हैं, डेल्टा H वेपराइजेशन बता देते हैं। तो आपको Kb पहले निकालना पड़ सकता है और उसके बाद फिर उस Kb वैल्यू को प्रॉब्लम में यूज करना पड़ेगा।
तो ये हो गई एनालिसिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, एक और बात यहाँ पे देख लेना बेटा, हमने क्या लिखा यहाँ पे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम लिखा, यानी कि डेल्टा टीबी क्या है, टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो यहां से हम लिख सकते हैं टीबी इज इक्वल टू टीबी नॉट प्लस केबी इंटू एम। TB is equal to TB naught plus KB into M। तो कई बार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए बोलते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस KB into M। ठीक है, तो ये तो एनालिसिस हो गई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। अब आप यहां पे एक कंसेप्ट पहले लिखो, एक कंसेप्ट लिखो नोट में, लिखो ड्यूरिंग इवेपोरेशन और फ्रीजिंग, ड्यूरिंग इवेपोरेशन और फ्रीजिंग, ड्यूरिंग इवेपोरेशन और फ्रीजिंग ऑफ अ सॉल्यूशन, ड्यूरिंग इवेपोरेशन और फ्रीजिंग ऑफ अ सॉल्यूशन, only the solvent undergo evaporation or freezing, only the solvent undergo evaporation or freezing, only the solvent undergo evaporation or freezing, solute does not, solute does not, solute does not। ठीक है, इसका मतलब आप देखो, अगर आपके पास सी वाटर है, मतलब अगर सलाइन वाटर है, और सलाइन वाटर को अगर आप पोटेबल वाटर में, मतलब ड्रिंकिंग पर्पज के लिए अगर आप वाटर को यूज करना चाहते हो, तो सलाइन वाटर को आप क्या करो, सलाइन वाटर को आप इवेपोरेट कर दो, और इवेपोरेट करके जो वेपर प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंडेंस करो। ठीक है, सलाइन वाटर को इवेपोरेट करो और जो वेपर प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंडेंस करो। तो कंडेंस करके जो आपको लिक्विड मिलेगा, वो लिक्विड जो है वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए सुटेबल होगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि वो जो वेपर होगा उसमें सिर्फ सॉल्वेंट इवेपोरेट हो रहा होगा, सॉल्यूट इवेपोरेट नहीं हो रहा होगा। इसी तरीके से अगर सी वाटर है तो सी वाटर को आप फ्रीज करो, फ्रीज करने पे जो आइस मिलेगा, उस आइस को अगर आप मेल्ट करो तो आपको प्योर वाटर मिलेगा। क्योंकि जब फ्रीजिंग होगी तो सी वाटर के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है वो मिनरल्स फ्रीज नहीं होंगे, सिर्फ सॉल्वेंट यानी कि वाटर फ्रीज होगा। यही वजह है कि जो पोल्स पे जो आइस प्रेजेंट है वो आइस कॉन्टिन्यूअसली सी वाटर के कांटेक्ट में है, सी वाटर से वो आइस फॉर्म हो रही है और फिर वो आइस मेल्ट कर रही है। तो वहां पे जो आइस प्रेजेंट है वो उस आइस को अगर आप मेल्ट करो तो मेल्ट करके जो वाटर मिलेगा उस वाटर को आप ड्रिंक कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब आप किसी भी सोल्यूशन को इवेपोरेट करते हो या फ्रीज करते हो तो उसमें सिर्फ सॉल्वेंट का इवेपोरेशन या फ्रीजिंग होती है, सॉल्यूट का इवेपोरेशन या फ्रीजिंग नहीं होता। स्टेटमेंट में इन्हें ये बोला है कि अगर आप किसी सोल्यूशन को इवेपोरेट या फ्रीज कर रहे हो तो उस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सिर्फ सॉल्वेंट इवेपोरेट या फ्रीज होता है, सॉल्यूट का इवेपोरेशन या फ्रीजिंग नहीं होती। स्पेशली ये एजम्पशन जो हम कंसीडर कर रहे हैं कि सॉल्यूट क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, इस वजह से सॉल्यूट ना तो इवेपोरेट होगा ना फ्रीज होगा, सिर्फ सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा और सॉल्वेंट ही फ्रीज होगा।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में नोट करो। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनीशन लिखो। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, freezing point is the temperature, freezing point is the temperature at which, freezing point is the temperature at which vapor pressure of the liquid, vapor pressure of the liquid becomes equal to, freezing point is the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to the vapor pressure of corresponding solid. Freezing point is the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to the vapor pressure of corresponding solid. ठीक है, freezing point is the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to the vapor pressure of corresponding solid. तो इस तरीके से freezing point को डिफाइन करते हैं। तो अब जरा देखो, एक बार मैं फिर से फेज डायग्राम को कंसीडर कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो फेज डायग्राम है वो मैंने कंसीडर किया है फॉर प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट। अब अगर हम सॉल्यूशन के लिए इसी कर्व को कंसीडर करें, ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए जो कर्व ऑब्जर्व होता है ऐसा कर्व ऑब्जर्व होता है। तो अब आप देखो बेटा, यहाँ पे डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आप अगर कंसिडर करो तो क्या बोल रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ करस्पॉन्डिंग सॉलिड। मतलब ये एक ऐसी स्टेज पे बात की जा रही है जहां पे सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, वेपर भी है। तो मतलब हम अप्रोक्सीमेटली जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको ट्रिपल पॉइंट के बराबर लेकर के एनालिसिस कर रहे हैं डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वाला जो टेम्परेचर यहाँ पे मिलेगा, ये टेम्परेचर ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TF नॉट। इसको हम अप्रोक्सीमेटली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बोल रहे हैं। उसी तरीके से ये जो टेम्परेचर हमें मिलेगा ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का ट्रिपल पॉइंट है, ये प्योर सॉल्वेंट का ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो अब इन दोनों के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है, इस टेम्परेचर डिफरेंस को हम बोलेंगे डेल्टा TF। डेल्टा TF, डेल्टा TF क्या होगा, डेल्टा TF होगा TF नॉट माइनस TF। हमेशा याद रखना ये डेल्टा TB और डेल्टा TF वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होंगे।
तो पॉजिटिव होंगी, इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो डेल्टा टीएफ टीएफ नॉट माइनस टीएफ होगा, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आप देख रहे हो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे कम है, जबकि वहां पे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, इसलिए वहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व हुआ और यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, अब एक बात और देखो, इसको हम बोल सकते हैं, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और उसी तरीके से इसको हम बोल रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां भी हम लीनियर वेरिएशन कंसीडर करते हुए ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे P1 माइनस P2 है, P1 माइनस P2 is directly proportional to delta TF. Delta TF. P1 minus P2 is directly proportional to delta TF. अरे ये P1 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट पे, और P2 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो P1 माइनस P2 है, ठीक है, P1 माइनस P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TF, और फिर यहां से एकदम सिमिलर तरीके से एनालिसिस करके हमें ये रिजल्ट मिल जाता है, सिमिलरली delta TF is equal to KF into M. Delta TF is equal to KF into M, where KF is called मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, कई बार इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्रायोस्कोपी का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्रायोस्कोप जो है वो डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर करते हैं। तो इसीलिए केएफ को मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वो पिछले वाली स्लाइड करना, बस एक लाइन रह गई लिखने वाली। डन सर। KF is called molar depression constant or cryoscopic constant. Cryoscopic constant यहाँ पे नोट कर लो। And its value depends only on the nature of solvent. And its value depends only on the nature of solvent. And its value depends only on the nature of solvent. ठीक है, तो जो KF वैल्यू है, KF is equal to R TF naught square MB upon 1000 into delta H
फ्यूजन, 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन, या आप इसको लिख सकते हो आर टी एफ नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूं कि वाटर के लिए ये TF नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ये तो आपको पता ही है। तो अगर हम वाटर की बात करें, फॉर वाटर KB जो होता है वाटर के लिए वो होता है 0.52 केल्विन पर मोलल, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल ये भी लिख सकते हो, और केल्विन केजी पर मोल वाटर के लिए ये वैल्यू होती है। और वाटर के लिए जो KF होता है वो होता है 1.86 केल्विन पर मोलर। वाटर के लिए KB वैल्यू 0.52 केल्विन पर मोलल और KF वैल्यू 1.86 केल्विन पर मोलल होती है। तो वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वाटर की जो KB और KF वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम में गिवन होती है, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, हाईएस्ट KF वैल्यू कैम्फर के लिए ऑब्जर्व होती है, हाईएस्ट KF value is observed for camphor, ठीक है, सबसे ज्यादा KF वैल्यू कैम्फर की होती है बेटा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। तो ये तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंट सॉल्वेंट का KB और KF वैल्यू गिवन है, आप NCERT में देखोगे पेज नंबर 53 पे टेबल बनी हुई है। ये KB और KF जो सॉल्वेंट के साथ इनकी डिपेंडेंसी है उसका फॉर्मूला भी NCERT में गिवन है बेटा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो तो वाटर के लिए KB वैल्यू 0.52 और KF वैल्यू 1.86 गिवन है, और यहाँ पे अलग अलग सॉल्वेंट्स हैं। साइक्लोहेक्सेन के लिए देखो KF वैल्यू 20 गिवन है, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड के लिए KF वैल्यू जो है 31.8 है, बट सबसे ज्यादा KF वैल्यू कैम्फर के लिए होती है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और यहां पे डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये लास्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो अभी आज तो मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कॉन्सेप्ट को, कल की क्लास में फिनिश होगा, और कल मैं इस चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करता हूं। तो आप लिखो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो, जब मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन आपको बताया था, तभी मैंने बोला था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ
सल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। सॉल्यूशन की ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो सल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, सल्यूट के नेचर से इंडिपेंडेंट होती है। तो अब बात आती है कि ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहां पे ऑब्जर्व होती है। जैसे मान लो कि आप एक सल्यूट को ऐड कर रहे हो इनसाइड द सॉल्यूशन, और आप एज्यूम कर रहे हो कि सॉल्यूशन के अंदर आपने 0.5 मोल सल्यूट का ऐड किया है, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सॉल्यूशन में 0.5 मोल पार्टिकल ऑफ सल्यूट के करस्पॉन्डिंग कॉलिगेटिव इफेक्ट ऑब्जर्व होना चाहिए। 0.5 मोल सल्यूट पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग कॉलिगेटिव इफेक्ट ऑब्जर्व होना चाहिए, आप ये एक्सपेक्ट करके एनालिसिस कर रहे हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो सल्यूट जब आपने ऐड किया सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में ऐड करते ही वो डिसोसिएट कर जाए, ठीक। अगर सल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है इनसाइड द सॉल्यूशन, और डिसोसिएट करके मान लो कि एक सल्यूट पार्टिकल 3 सल्यूट पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया आफ्टर डिसोसिएशन, तो आप तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहां पे 0.5 मोल सल्यूट पार्टिकल होने चाहिए, बट एक्चुअल में डिसोसिएशन के बाद वहां पे 1.5 मोल सल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। यानी कि आप जितना कॉलिगेटिव इफेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका ट्रिपल कॉलिगेटिव इफेक्ट सॉल्यूशन में ऑब्जर्व होगा, क्योंकि वहां पे ट्रिपल सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ठीक है। ट्रिपल सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसलिए ट्रिपल कॉलिगेटिव इफेक्ट ऑब्जर्व होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। और देखो ये भी हो सकता है कि आपने जिस सल्यूट पार्टिकल को ऐड किया, जिस सल्यूट को ऐड किया, हो सकता है वो सल्यूट सॉल्यूशन में ऐड होने के बाद वो एसोसिएशन हो रहा हो सल्यूट पार्टिकल का। हो सकता है सल्यूट डाइमराइज हो जाए, हो सकता है सल्यूट ट्राइमराइज हो जाए। तो अगर मान लो सल्यूट का एसोसिएशन हो रहा है और वो डाइमराइज हो रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 0.5 मोल सल्यूट का कॉलिगेटिव इफेक्ट ऑब्जर्व होना चाहिए, बट हो सकता है वहां पे सिर्फ 0.25 मोल सल्यूट पार्टिकल का कॉलिगेटिव इफेक्ट ऑब्जर्व हो, क्योंकि एसोसिएशन के बाद 2 पार्टिकल जो है एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 0.5 मोल सल्यूट जो है वो 0.25 मोल सल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होती हैं। वजह समझ में आ रही है? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों ऑब्जर्व होती है? यस यस तो आप इसी को नोट कर लो, लिखो एबनॉर्मलिटी इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, abnormality in colligative property, abnormality in colligative property is observed, abnormality in colligative property is observed in those cases, abnormality in colligative property is observed in those cases where solute particle undergo dissociation, where solute particle undergo dissociation or association, where solute particle undergo dissociation or association inside the solution, where solute particle undergo dissociation or association inside the solution. आगे लिखो, in order to account these abnormalities, 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 1/2 स्पेलिंग देखना, 1/2 HOFF है, 1/2 introduced a correction term, 1/2 introduced a correction term, 1/2 introduced a correction term I, 1/2 introduced a correction term I
also called Van 't Hoff factor, also called Van 't Hoff factor, also called Van 't Hoff factor, which is defined as follows, which is defined as follows, which is defined as follows. तो अब आप मुझे याद दिलाना, कल की क्लास में मैं वान ट हॉफ फैक्टर को डिफाइन करूंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, मतलब पूरा जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद ये जो लास्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ओके बेटा, थैंक यू सर. Thank you, sir. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा.